चलिए बैठ जाइए सब लोग। शांत हो जाइए अब। ऑनलाइन वाले लोग बताइए, दिखाई सुनाई दे रहे हैं? चलिए ठीक है, दिखाई सुनाई दे रहे हैं तो आइए पढ़ते हैं। जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उस चैप्टर का नाम है संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण नामक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं और हमने आपको कल के सेशन में यह बात बताया था कि भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया है और जो संविधान सभा है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के सिफारिश पर हुआ है और उसी संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का निर्माण किया है। कैबिनेट मिशन योजना ने जो संविधान सभा का गठन किया उसमें 389 सदस्य थे, लेकिन भारत के विभाजन और भारत को आजादी मिलने के बाद जब संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ तो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या बचकर रह गई 299। 299 में से 29 सदस्य 299 में से 229 सदस्य 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से थे और 70 सदस्य देसी रियासत से थे। 70 सदस्य देसी रियासत से थे। इन सभी प्रकार की बातों की चर्चा हमने आपके साथ पिछली सेशन में किया है। अब आज के सेशन में संविधान के निर्माण को लेकर उन तमाम बातों की चर्चा करेंगे जो अभी तक हम आपके साथ चर्चा नहीं किए हैं। लेकिन उससे पहले एक दो प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं और आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए। पहला प्रश्न, किसने यह कहा था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, इसके बाद एक और बात आप बताइए, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीना। और संविधान निर्माण में कितने खर्च हुए? 64। संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा के सदस्यों ने कितना देशों के संविधान को पढ़ा? 60 ना, 60 देशों के संविधान को ना। चलिए ठीक है, अब देखिएगा, हम आपको यह बात बताए थे कि कैबिनेट मिशन योजना ने
जो 389 सदस्य निर्धारित किया, 389 सदस्यों में से 296 सदस्य के लिए चुनाव हुए, 93 सदस्य मनोनीत हुए, और जो 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए उसमें 208 सीट कांग्रेस जीता। मुस्लिम लीग को मात्र 73 सीट पर जीत मिली। और जब 208 सीट पर कांग्रेस की जीत हुई तो यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व रहने वाला है। संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व रहने वाला है। और जब यह स्पष्ट हो गया कि संविधान सभा में कांग्रेस का प्रभुत्व रहने वाला है तो मुस्लिम लीग मांग करना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान बनेगा और वहां के लिए एक अलग संविधान होगा, वहां के संविधान का निर्माण अलग संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। कुल मिलाकर के मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर के मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया। लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुई। यहीं से आगे हम लोगों को देखना है, यहीं से आगे हम लोगों को देखना है। लेकिन उससे पहले आप इस बात को जानिए, संविधान सभा में जो अधिकतर सदस्य कांग्रेस के चुने गए थे, इसकी आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी किया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भी किया। ग्रेनविल ऑस्टिन ने संविधान सभा को लेकर यह कहा कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है और सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत है। देखिए, संविधान सभा में 296 में से 208 निर्वाचित सदस्य 208 निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के थे। निर्वाचित सदस्य कांग्रेस के थे। मतलब संविधान सभा में कांग्रेसियों का बोलबाला था। इसकी आलोचना ग्रेनविल ऑस्टिन के द्वारा किया गया और ग्रेनविल ऑस्टिन ने आलोचना करते हुए यह कहा कि संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। और ग्रेनविल ऑस्टिन ने यह भी कहा कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। मतलब ग्रेनविल ऑस्टिन का यह मानना था कि भारत में एक ही तो दल है, वह कांग्रेस। भारत में तो एक ही दल है, वह है कांग्रेस, और कांग्रेस का ही निकाय है संविधान सभा। कांग्रेस का ही निकाय है संविधान सभा। यह बात आपको ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। खैर, ठीक है, चीजों की आलोचना होती है और संविधान सभा में हर समुदाय के लोग थे। हिंदू भी था, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, आंग्ल भारतीय भी थे। संविधान सभा में हर समुदाय के लोग थे। लेकिन जब आप चार्ट देखिएगा तो उसमें आपको नजर आएगा सबसे ज्यादा हिंदू था। 163 को हिंदू था। 163 हिंदू संविधान सभा में थे। 163 163। 80 को मुसलमान थे।
फिर अन्य समुदाय के, किसी समुदाय के 6, किसी समुदाय के 31, जैसे अनुसूचित जाति के 31, अनुसूचित जनजाति के 6, फिर ईसाई, सिख, इन सभी का भी प्रतिनिधित्व संविधान सभा में देखने को मिलता है। तो संविधान सभा में जो हिंदुओं की संख्या अधिक थी, संविधान सभा में जो हिंदुओं की संख्या अधिक थी, उसकी आलोचना लॉर्ड विस्काउंट नामक विद्वान ने किया। लॉर्ड विस्काउंट नामक विद्वान ने किया, लॉर्ड विस्काउंट नामक विद्वान ने किया है। और लॉर्ड विस्काउंट नामक विद्वान ने यह कहा है, यह तो हिंदुओं का निकाय है, यह तो हिंदुओं का निकाय है। संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर उसकी आलोचना करने का काम लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है, लॉर्ड विस्काउंट ने कहा है। और आप इस बात को भी जानिए कि जो भारत का संविधान सभा है उसमें महिला सदस्य मात्र 15 हुआ करती थी। उसमें महिला सदस्य की अगर हम लोग बात करें तो महिला सदस्य जो है आपको मात्र 15 हुआ करती थी। जैसे सुचेता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सरोजनी नायडू, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, हंसा मेहता, दक्षयानी बेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, कमला चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, ये सभी संविधान सभा की महिला सदस्य हुआ करती थी। संविधान सभा की महिला सदस्य हुआ करती थी, तो संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या भी हुआ करती थी। महिला भी संविधान सभा की अंग थी और संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य हुआ करती थी, 15। और जो 15 महिला सदस्य संविधान सभा में हुआ करती थी, उन 15 महिला सदस्यों का जो है आपको नाम लिखा हुआ है और किसका चयन कहां से हुआ था इस बात का भी जो है आपको विवरण वहां पर देखने को मिलेगा। 3 कॉलम है। सेकेंड पेज में संविधान के निर्माण नामक चैप्टर में अगर आप सेकेंड पेज में जाइएगा तो वहां पर जो है आपको 3 कॉलम देखने को मिलेगा। एक कॉलम में यह है कि संविधान सभा में कांग्रेस को कितना सीट, मुस्लिम लीग को कितना सीट तथा अन्य पार्टियों को कितना सीट मिला। और दूसरा कॉलम में यह देखने को मिलेगा कि हिंदू की संख्या कितना थी संविधान सभा में, मुसलमानों की संख्या कितना थी, सिखों की संख्या कितना थी। और तीसरा कॉलम में आपको यही मिलेगा जो 15 महिला सदस्य संविधान सभा में शामिल थी, वो 15 महिला सदस्य जो है आपको कौन कौन थी, वो 15 महिला सदस्य जो है आपको कौन कौन थी, ये चीज जो है आपको देखने को मिलेगा। वो जो कॉलम है उस कॉलम को आपको याद करना है, याद रखना है। कॉलम से आए दिनों जो है आपको प्रश्न पूछा जाता रहा है और इस रूप में भी आपके परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता रहा है कि निम्न में से संविधान सभा की कौन महिला सदस्य थी और कौन महिला सदस्य नहीं थी। तो 15 महिला सदस्य का नाम जो है आपको याद रखना पड़ेगा ताकि आप बता सके कि कौन महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य थी और कौन महिला सदस्य संविधान सभा की सदस्य नहीं थी। तो 1-2 पॉइंट जो आपके नोट में स्किप हो गया है, छूट गया है, नोट में आप देखिएगा, जगह है, थोड़ा पेज पलटिए ना, हाँ देखिए जगह है, हाँ वहीं पर नोट में ही 1-2 पॉइंट लिखिए। तो 1-2 विद्वान का स्टेटमेंट जो है परीक्षा के लिहाज से जरूरी है, लिखिए लिखिए। क्या फदर रही है जी? ओ लिखिए, लिखिएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए
ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान सभा की आलोचना करते हुए कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है। फुल स्टॉप। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। उसी में आगे, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। नेक्स्ट पॉइंट, लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय लॉर्ड विस्काउंट ने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहकर आलोचना की है। हिंदुओं का निकाय कहकर आलोचना की है। देखिए, यहां पर एक बात हम आपको बताना चाहेंगे। अगर आप एम लक्ष्मीकांत को पढ़ेंगे तो उसमें एक दो विद्वान का और स्टेटमेंट है, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से देखिए, एक बात क्या है पता है? एक बात यह है कि ठीक है, हम लोग आपको जो कंटेंट देते हैं वो काफी ज्यादा है और वो सफिशिएंट भी है। ज्यादा भी है और वो सफिशिएंट भी है। लेकिन ठीक है, हम आपको बेहतर कंटेंट देते हैं, ज्यादा कंटेंट देते हैं, लेकिन उसको पचा करके एग्जाम में चीजों को जुगाली करके बाहर निकालना भी है। मतलब हम आपको पूरा सब चीज पढ़ा लिखा करके समझा देते हैं, आपके दिमाग में चला जाता है, लेकिन समय आने पर दिमाग पर जोर डाल के उस चीज को बाहर भी निकालना है। दिमाग पर जोर डाल करके जो है उस चीज को बाहर भी निकालना है। और ये चीज आपका होगा बार बार रिवीजन करने से। बार बार रिवीजन करने से ये चीज होगा। तो और भी विद्वानों का स्टेटमेंट संविधान सभा के संदर्भ में लिखा सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो आपके परीक्षा के लिहाज से सिर्फ ये दो विद्वान का स्टेटमेंट संविधान सभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं, अगर संविधान सभा के संदर्भ में आपके बिहार एसआई परीक्षा में स्टेटमेंट पूछेगा, यही दो में से कोई एक पूछेगा, तीसरा नहीं पूछ सकता है। ये बात हम दावे के साथ कह सकते हैं, एकदम दावे के साथ कह सकते हैं। तीसरा नहीं पूछेगा, समझ गए? दिन रात तो पढ़े भी नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक न देखते हैं। तो उस अनुभव के आधार पर हम आपको बता रहे हैं। और हाल फिलहाल में एक्साइज एसआई मेंस
का परीक्षा हुआ है, पता है? क्वेश्चन अच्छा था, स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। अब 40-50 को तो इजी प्रश्न रहता ही रहता है, लेकिन 30 के आसपास बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न थे और कूट में प्रश्न था। कूट में प्रश्न था, स्टेटमेंट में प्रश्न था, 2 स्टेटमेंट या 3 स्टेटमेंट दे दिया था, पूछ रहा था कौन कौन स्टेटमेंट सही है। और आपके बुक में ये क्वेश्चन भी जो है हम शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्वेश्चन तो बाहर नहीं आया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन के साथ जो है चीजों को डील कर रहे हैं। अब देखिए कितना हो पाता है, और वो क्वेश्चन हम आपको डिस्कस भी कर देंगे, किस स्टैंडर्ड का जो है आपको पूछा है, किस स्टैंडर्ड का पूछा है। थोड़ा पहले 1275 जो मेंस हुआ है, उस मेंस के एग्जाम के स्टैंडर्ड से ये जो 64 वाला मेंस हुआ है, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा था, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा बेहतर था। तो परीक्षा है, कब आसान प्रश्न पूछ दे और कब टफ प्रश्न पूछे कहना मुश्किल है। तो परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, रणभूमि में अगर आप जा रहे हैं, तो हर तरीका से आपको प्रिपेयर्ड होकर के जाना पड़ेगा। आसान पूछा तो उसमें भी बना के आना है, और टफ पूछेगा तो उसमें भी बना के आना है। देखिए होता क्या है कि आपको मान लिया जाए कि हम पूरा स्टैंडर्ड लेवल का आपको पढ़ा दिए, क्वेश्चन आसान पूछ दिया, तो अब विद्यार्थी को लगता है इतना भारी भारी चीज पढ़ा दिया, आसानी पूछा, थोड़ा आसानी पढ़ाना चाहिए। लेकिन वही आसान पढ़ा दिए, टफ आ गया, तो फिर विद्यार्थी कहेगा है एकदम ऊपर ऊपर से पढ़ा दिए और जो है क्वेश्चन टफ आ गया। तो विद्यार्थी जो है टीचर को कहीं नहीं रहने देता है, ना दायां ना बायां। और यही वजह है कि हम लोग चाहे आसान पूछे चाहे टफ पूछे, आपके संस्थान के लड़का के द्वारा बेहतर करके परीक्षा में आया जाता है। आपके संस्थान का लड़का काफी बेहतर करके आता है, क्योंकि इजी टू टफ हर चीज हम लोग डिस्कस करते हुए जो है आपको जाते हैं, समझे? तो इसी वजह से आप हर चीज को फॉलो कीजिए। आप ये मत कहिए कि ये टफ है ये आसान है। कब परीक्षा कैसन पूछेगा किसी को अता पता नहीं है, समझ गए? तो ठीक है, अब आइए ये 2 स्टेटमेंट जो है आप याद रखिएगा। अब देखिएगा आप कि संविधान सभा के चुनाव के बाद से ही मुस्लिम लीग संविधान सभा का विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक, इसके बावजूद संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो प्रथम बैठक दिल्ली में आयोजित हुआ, इसमें 7th एडिशन के एम लक्ष्मीकांत के अनुसार, एकदम जो लेटेस्ट एम लक्ष्मीकांत का एडिशन आया है, क्वालिटी का 7वां एडिशन आया है, उसके अनुसार संविधान सभा की प्रथम बैठक में 207 सदस्य मौजूद हुए थे। 207 सदस्य मौजूद हुए थे। इस प्रथम बैठक में जो है आपको 207 सदस्य मौजूद हुए थे। कुछ बुक 208 सदस्य भी लिखता है, कुछ बुक 209 भी लिखता है, कुछ बुक 211 भी लिखता है। लेकिन एम लक्ष्मीकांत का जो 7th एडिशन है, मतलब एकदम लेटेस्ट एडिशन है, उसके अनुसार अगर आप जाएंगे तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, इसमें 207 सदस्य मौजूद थे। इसमें 207 सदस्य जो है आपको मौजूद थे। और 207 सदस्यों में 207 सदस्य मौजूद इसलिए थे क्योंकि मुस्लिम लीग तो बैठक का बहिष्कार कर दिया। मुस्लिम लीग की अगर आप बात करेंगे तो मुस्लिम लीग ने
संविधान सभा की बैठक का बहिष्कार किया और हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। हैदराबाद एक ऐसा देशी रियासत था जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक में जो 207 सदस्य मौजूद थे, उन सभी 207 सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और इसी वजह से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, यानी प्रोटेम स्पीकर चुना गया। प्रोटेम स्पीकर। तो संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष हुए, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष आपको किसे चुना गया? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे और अध्यक्ष होने के कारण इन्होंने इतना अधिक बार संविधान निर्माण के क्रम में भारत के संविधान का पाठ किया, मतलब भारत के संविधान को इन्होंने इतना अधिक बार पढ़ा कि इन्हें संविधान लाइन बाय लाइन याद हो गया था। इन्हें संविधान लाइन बाय लाइन याद हो गया था। किस वजह से? तो बार बार इन्होंने संविधान का पाठ किया, बार बार इन्होंने पूरे संविधान को पढ़ा। यही वजह है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पूरा संविधान याद हो गया था। संविधान सभा में एक अध्यक्ष तो थे ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे चलकर संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष भी बनाए गए। 25 जनवरी 1947 को संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया और आगे चलकर 16 जुलाई 1947 को संविधान सभा का दूसरा अध्यक्ष वीटी कृष्णामाचारी को बनाया गया। तो संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को 25 जनवरी 1947 को और दूसरा उपाध्यक्ष जो है आपको अध्यक्ष बोल दिए थे क्या? संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? 2। सॉरी, अध्यक्ष बोल दिए थे, यहां पर समझिएगा। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे। एक थे एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे वीटी कृष्णामाचारी। एच.सी. मुखर्जी 25 जनवरी 1947 को उपाध्यक्ष बने और वीटी कृष्णामाचारी 16 जुलाई 1947 को बने। खैर, ये डेट आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हम आपको यूं ही बता दिए, लेकिन डेट याद रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हां, इस बात को याद रखना आपके लिए जरूरी है कि संविधान सभा में 2 उपाध्यक्ष थे और संविधान सभा में जो 2 उपाध्यक्ष थे, एक उपाध्यक्ष थे आपको एच.सी. मुखर्जी, और दूसरे उपाध्यक्ष की अगर हम बात करें तो दूसरे उपाध्यक्ष थे आपको वीटी कृष्णामाचारी।
दूसरे उपाध्यक्ष थे आपको VT कृष्णा मचारी, दूसरे उपाध्यक्ष थे VT कृष्णा मचारी। फिर आपको संविधान सभा ने अपना एक संवैधानिक सलाहकार भी बनाया, और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बने थे, उनका नाम था आपको BN राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे आपको BN राव, बेनेगल रामा राव, बेनेगल रामा राव। और देखिए आपको यहां पर थोड़ा विद्यार्थी को कंफ्यूजन होता है BN राव और BR अंबेडकर में। BN राव अलग है और BR अंबेडकर अलग है, दोनों अलग अलग हैं। BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम लोग बात करें तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके बाद संविधान सभा ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाया। संविधान सभा ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में हाथी को अपनाने का काम किया, और संविधान सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संवैधानिक सलाहकार के साथ साथ एक सचिव भी हुआ करता था। संविधान सभा में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के साथ साथ एक सचिव भी हुआ करता था, और संविधान सभा के सचिव हुआ करते थे HBR आयंगर। संविधान सभा के सचिव की अगर हम बात करें तो संविधान सभा के सचिव हुआ करते थे HBR आयंगर। HBR आयंगर संविधान सभा के सचिव हुआ करते थे। और संविधान सभा के जो मुख्य प्रारूपकार थे, मुख्य प्रारूपकार, अगर मुख्य प्रारूपकार की हम बात करें तो संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे LN मुखर्जी। LN मुखर्जी संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार थे। और जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसे लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने किया था। अर्थात संविधान सभा के सुलेखक, अंग्रेजी में कैलियोग्राफर, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे। और जो भारत का मूल संविधान था, भारत के मूल संविधान की अगर हम बात करें तो भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। भारत का जो मूल संविधान था वह आपको अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। बाद में जाकर उसका हिंदी अनुवाद किया गया, और भारत के संविधान का हिंदी में अनुवाद करके उसको लिखने का काम किया था बसंत कृष्ण वेद ने। बसंत कृष्ण वेद ने। तो यहां पर एक इस बात को याद रखना आपके लिए आवश्यक है कि भारत का संविधान मूल तौर पर अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, और इसके सुलेखक या कैलियोग्राफर की अगर हम लोग बात करें तो इसके सुलेखक या कैलियोग्राफर थे आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो भारत के संविधान के जो कैलियोग्राफर थे उनका नाम था आपको प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। और इसके बाद इसका हिंदी में जो रूपांतरण किया गया था, मतलब हिंदी में जो लिखने का काम किया गया था, वह आपको बसंत कृष्ण वेद्य। बसंत कृष्ण वेद्य समझ गए। तो ये सब फैक्ट है, और ये सब फैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये सब फैक्ट जो है आपके परीक्षा में सीधे तौर पर उठा करके जो है यहां से पूछा जाता है। तो ये सब फैक्ट हमने आपको बतला दिया। अब आप संविधान सभा के कार्य प्रणाली को समझिए। संविधान सभा ने किस प्रकार से काम किया, और संविधान सभा ने भारत के लिए तो संविधान का निर्माण किया ही, भारत के लिए संविधान के निर्माण के साथ साथ संविधान सभा ने और भी कई सारे कार्य किए। भारत के लिए संविधान के निर्माण के साथ साथ संविधान सभा ने जो और भी कई सारे कार्य किए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई।
आगे चलकर 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। आगे चलकर 13 दिसंबर 1946 को, आगे चलकर 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 की अगर हम बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने या पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष एक उद्देश्य प्रस्ताव रखा। उद्देश्य प्रस्ताव रखा, उद्देश्य प्रस्ताव रखा। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष पंडित नेहरू ने जो उद्देश्य प्रस्ताव रखा, इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने काफी विचार विमर्श के बाद 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने आपसी सहमति से 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर बना भारतीय संविधान की प्रस्तावना। आगे आप जब आगे बढ़ेंगे पॉलिटी में तो आगे आप प्रस्तावना नामक चैप्टर को पढ़ेंगे। जब आप प्रस्तावना को पढ़ेंगे तो उसमें यह बात कही गई है कि भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। उसमें लोगों के बीच अवसर की समानता, प्रतिष्ठा की समानता स्थापित करने की बात की गई है। प्रस्तावना में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देने की बात की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता देने की बात की गई है। प्रस्तावना में स्वतंत्रता देने की बात की गई है। तो जो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अलग अलग प्रावधान है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो अलग अलग प्रावधान है, वही सब प्रावधान जो है आपको उद्देश्य प्रस्ताव में देखने को मिलता है। और उद्देश्य प्रस्ताव पर काफी विचार विमर्श के बाद जो है 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया और इस उद्देश्य प्रस्ताव का संविधान के ऊपर काफी व्यापक प्रभाव देखने को मिला है। और 22 जनवरी 1947 को ही संविधान सभा में अलग से भी एक प्रस्ताव पारित किया था और 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा में अलग से एक यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। यह बात पहले से नाउन था कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा, लेकिन इसको लेकर के अलग से एक प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया और उसमें स्पष्ट यह कर दिया गया कि अब संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। और आगे चलकर संविधान सभा की अगर हम लोग बात करें तो संविधान सभा ने भारत के लिए तो संविधान का निर्माण किया ही, संविधान निर्माण के साथ साथ संविधान सभा ने जो और भी कई सारे कार्य किए हैं, जैसे संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान किया है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर तिरंगा को स्वीकृति प्रदान किया है। तो तिरंगा को भारत के राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकृति प्रदान करने का काम किया है संविधान सभा ने। और 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, और तब जब आगे 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली तो लाल किला के प्राचीर से हम भारतवासियों ने तिरंगा झंडा को फहराने का काम किया और तब से लेकर आज तक हम लोग तिरंगा झंडा को फहराते हुए आ रहे हैं विशेष अवसरों पर। इसके अलावे भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र मई 1949 में बना। भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र जो है मई 1949 में बना और भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र जो मई 1949 में बना, इस बात को भी स्वीकृति
संविधान सभा ने ही प्रदान किया था। इस बात को भी स्वीकृति संविधान सभा ने ही प्रदान किया था। और जब भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना तो भारत के लोगों को यह आशंका फिर से सताने लगा कि कहीं ब्रिटेन फिर से भारत को अपना गुलाम ना बना ले। तो ब्रिटेन फिर से भारत को अपना गुलाम ना बना पाएगा, इस बात को पंडित नेहरू ने स्पष्ट किया। और पंडित नेहरू ने यह कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। भारत जब चाहे इसकी सदस्यता का परित्याग कर सकती है। देखिए, आपको राष्ट्रमंडल एक प्रकार का वैश्विक संगठन है। राष्ट्रमंडल उन देशों का एक संगठन है जो देश कभी ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है, या यूं कहे जो देश कभी ना कभी ब्रिटेन का गुलाम रहा है, उन देशों का ही एक संगठन राष्ट्रमंडल था। और राष्ट्रमंडल की सदस्यता लेनी आवश्यक नहीं थी। अगर आपको राष्ट्रमंडल का सदस्यता लेना है तो आप ले सकते हैं, और अगर आपको नहीं लेना है तो आप नहीं भी ले सकते। अगर आपको नहीं लेना है राष्ट्रमंडल की सदस्यता तो आप नहीं भी ले सकते हैं। तो भारत ने राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में ली, जिसे संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान किया था। लेकिन भारतीयों को शक हो गया कि कहीं फिर से भारत ब्रिटेन का गुलाम न बन जाए। तो इस बात को स्पष्ट पंडित नेहरू ने किया, और पंडित नेहरू ने यह कहा कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। हमारी जब इच्छा होगी तब हम राष्ट्रमंडल की सदस्यता को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपको संविधान निर्माण के क्रम में अगर देखा जाए तो संविधान निर्माण के क्रम में संविधान सभा ने कई सारी समितियों का गठन किया। देखिए, जैसे आपको भारत की संसद है, भारत की पार्लियामेंट है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है। जो संसद है, संसद का काम काफी व्यापक है। संसद के काम की अगर आप बात करेंगे तो संसद का काम काफी ज्यादा है, संसद का काम काफी व्यापक है। और संसद अपने काम को पूरा नहीं कर पाती है। तो संसद के काम पूरा हो सके, इसको लेकर संसदीय समिति का गठन किया जाता है। उसी प्रकार से ठीक है, भारत के संविधान के लिए संविधान सभा का गठन हुआ, लेकिन संविधान सभा सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी। और संविधान सभा जो सभी कार्यों को पूरा नहीं कर पा रही थी, इसी वजह से संविधान सभा ने संविधान के निर्माण हेतु कई सारी समितियों का गठन किया। और संविधान सभा ने जो कई सारी समितियों का गठन किया, उसमें 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया गया। 8 को बड़ी समिति और 13 को छोटी समिति का गठन किया गया था। 8 को बड़ी समिति और 13 को छोटी समिति का गठन किया गया था। यहां से आगे हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम देख पा रहे हैं बहुत लोग जो है अपना मजा मारना शुरू कर दिए हैं, समझे। तो आइए अब थोड़ा मुंह खोल करके बोलिए, चीजों को याद कीजिए, समझे। बताइए, आप लोग का कितना ध्यान रखना पड़ता है। आइए, हम जितना आप लोग का ध्यान रखते उतना कोई नहीं रखेगा, समझे। देखे कि सोने लगे हैं, तुरंत देखिए अब बोल रहे हैं, बोलिए, याद कीजिए, नींद फट जाएगा, फिर से समझिएगा। चलिए आइए, आइए याद करते हैं हीरो सब। आइए, संविधान सभा को एक दलीय देश का एक दलीय निकाय किसने कहा है? सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, किसने कहा है? क्या? लॉर्ड बिशकाउंट।
बताइए, हे भगवान। दो स्टेटमेंट एक में ही लिखा दिए और पूछ रहे हैं तो तुरंत चले गए वहां पे। कैसे होगा? अभी तो समझाए हैं न, हो समझा करके न लिखाए हैं। हे भगवान। कौन कौन लॉर्ड विस्काउंट बोले थे? हाँ तो हाथ थोड़े खड़ा कीजिएगा। बहुत लोग बोले थे, आंसर आ रहा था, इसलिए हम भी बार बार पूछ रहे थे। कंफर्मेशन हमको भी चाहिए था कि मतलब एकदम जो है बिना सोचे समझे हो ना। ध्यान से क्वेश्चन को सुनिए तब जवाब दीजिए, समझे? बताइए, संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय किसने कहा? संविधान सभा की आलोचना करते हुए किसने यह कहा कि यह एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है? ग्रैनविल। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1900। कहां हुई है? कहां हुई है? क्या मुस्लिम लीग इस बैठक में भाग लिया था? आए? कितने सदस्य भाग लिए थे? इसके बाद आगे बताइएगा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया? किसे बनाया गया? डॉक्टर सच्चिदानंद। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन बना? राजेंद्र। संविधान सभा में कितने उपाध्यक्ष? कितने उपाध्यक्ष? कौन कौन? एच.सी. मुखर्जी। और संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन कौन थे? संवैधानिक सलाहकार। संविधान सभा के सचिव कौन थे? संविधान सभा के सचिव। संविधान सभा के मुख्य प्रारूपकार। मुख्य प्रारूपकार। संविधान के सुलेखक प्रेम बिहारी नारायण। और संविधान मूल तौर पर कौन भाषा में लिखा गया? इंग्लिश भाषा में ना। संविधान मूल तौर पर कौन भाषा में लिखा गया? इसको हिंदी में लिखने का काम किसने किया? किसने किया? पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के समक्ष कब रखा? 13 दिसंबर 1900। पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा? 13 दिसंबर 1946। इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने कब स्वीकृति प्रदान की? 22 जनवरी 1900। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? भारतीय संविधान की। यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में जाकर क्या बना? भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना बना। और इसके बाद चलिए अब आगे आइए। अब देखिएगा संविधान सभा। अब समझिएगा। नींद फटा जी, जिसको नींद आ रहा था। अब आगे आइए, देखिए संविधान सभा। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण को लेकर 8 बड़ी और 13 छोटी समिति का गठन किया। जो 8 बड़ी समिति और 13 छोटी समिति का गठन किया है, हर समिति के अलग अलग अध्यक्ष थे। और विशेष तौर पर जो 8 बड़ी और 13 छोटी समिति है, उन समिति के अध्यक्ष को याद रखना आपके लिए जरूरी है। उन समिति के अध्यक्षों को याद रखना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आपके परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। हम आपको बोले थे ना, ये चैप्टर जो है कंसेप्चुअल कम और फैक्चुअल ज्यादा है। देख रहे हैं कितने सारे फैक्ट हैं। तो आपको
जो 8 बड़ी और 13 छोटी समिति के अध्यक्ष हैं, उन अध्यक्षों को याद रखना है। जैसे संघ संविधान समिति, जो हल्ला मत कीजिए, हल्ला मत कीजिए, हमको पता है कि आपके पास नोट है, समझे, हल्ला मत कीजिए, बताने दीजिए, फिर हल्ला कीजिएगा बाद में। बड़ी समितियों में संघ शक्ति समिति का नाम आता है, संघ संविधान समिति का नाम आता है, प्रांतीय संविधान समिति का नाम आता है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति का नाम आता है, प्रारूप समिति का नाम आता है, प्रक्रिया नियम समिति का नाम आता है, संचालन समिति का नाम आता है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर गठित परामर्श समिति का नाम आता है। ये जो 8 समिति का हमने आपको नाम लिया है, ये 8 समिति, ये 8 जो है बड़ी समिति है, ये 8 बड़ी समिति है। और इन 8 बड़ी समितियों के अध्यक्षों की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति और राज्यों से समझौता करने वाली समिति, ये तीनों समिति के अध्यक्ष है पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहां पर विशेष तौर पर जो ध्यान देने वाली बात है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन है, इस बात पर विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, हम लोगों के मन में यह होता है कि भारत देश का एकीकरण सरदार पटेल ने किया, इसी वजह से हम लोगों के दिमाग में यह होता है कि राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष होंगे सरदार पटेल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरदार पटेल देसी रियासतों को भारत में मिलाने का काम किया। सरदार पटेल की अगर हम बात करें तो सरदार पटेल जो है देसी रियासतों का भारत में विलय करने का काम किया, देसी रियासतों का भारत में विलय करने का काम किया सरदार पटेल ने, सरदार पटेल ने। जबकि जो राज्यों से समझौता करने वाली समिति थी, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। राज्यों से समझौता करने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राज्यों से समझौता करने वाली समिति ने किया। तो इस बात को विशेष तौर पर ध्यान में रखना है, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। इसके बाद आपको प्रांतीय संविधान समिति है, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर परामर्श समिति है, ये दोनों भी बड़ी समिति है। इन दोनों बड़ी समिति के अध्यक्ष है सरदार वल्लभ भाई पटेल। फिर आपको नियम प्रक्रिया समिति या प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे हैं। फिर आपको अगला है प्रारूप समिति। और देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में जितनी भी समितियों का गठन हुआ, उन सभी समितियों में अगर देखा जाए तो उन सभी समितियों में संविधान निर्माण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति रही है वह रही है आपको प्रारूप समिति। संविधान निर्माण करने में जो सबसे महत्वपूर्ण समिति रही है वह रही है आपको प्रारूप समिति। और जो प्रारूप समिति है, प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947, आजादी के ठीक कुछ दिन बाद प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। और प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति की अगर हम बात करें तो प्रारूप समिति में टोटल 7 सदस्य थे। और प्रारूप समिति में जो टोटल 7 सदस्य थे, उसमें एक थे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे।
एक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। दूसरा आपको सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तीसरे थे आपको एन गोपाल स्वामी आयंगर। चौथे थे आपको के एम मुंशी, कन्हैया लाल मानिक लाल मुंशी। के एम मुंशी। फिर अगले सदस्य थे सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला। इसके बाद अगले सदस्य थे एन माधवराव। ये बीएल मित्रा का स्थान लिए थे, बीएल मित्रा का स्थान लिए थे। और सातवें सदस्य थे टीटी कृष्णामाचारी। और टीटी कृष्णामाचारी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपको डीपी खेतान का स्थान लिए थे, डीपी खेतान का स्थान लिए थे टीटी कृष्णामाचारी। तो जो प्रारूप समिति था, प्रारूप समिति जिसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ, जिसमें टोटल 7 सदस्य थे। एक सदस्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो कि इसके अध्यक्ष भी थे, दूसरे सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, तीसरा एन गोपाल स्वामी आयंगर, चौथा के एम मुंशी, पांचवा सैयद मोहम्मद सादुतुल्ला, छठा एन माधवराव बीएल मित्रा के स्थान पर, सातवां टीटी कृष्णामाचारी डीपी खेतान के स्थान पर। ये जो 7 सदस्य थे, इन 7 सदस्यों के नाम को याद रखना आपके लिए आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? आप बिहार एसआई का क्वेश्चन बैंक ही पलट करके देखिएगा, तो आप जब बिहार एसआई का ही क्वेश्चन बैंक पलट करके देखेंगे तो आप यह पाएंगे, यह प्रश्न पूछा हुआ कि निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्न में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य थे और कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। यह प्रश्न जो है आप पूछा हुआ यहां पर आपके परीक्षा में पाएंगे क्वेश्चन बैंक को देखते हुए, तो इसी वजह से याद रखना जरूरी है। अब देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर आप बात करेंगे तो आजादी से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले इनका चुनाव संविधान सभा में बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था, बंगाल प्रेसिडेंसी से हुआ था। लेकिन जब भारत को आजादी मिली, आजादी मिलने से ठीक पहले भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का निर्माण हुआ। और जब भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो बंगाल प्रेसिडेंसी के जिस क्षेत्र से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य चुने गए थे, वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। और जब वह क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया तो अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से भीमराव अंबेडकर पुनः संविधान सभा के सदस्य मुंबई प्रेसिडेंसी से बन पाए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूना क्षेत्र से संविधान सभा का नेतृत्व करने वाले एमआर जयकर को कहा कि आप त्यागपत्र दे दीजिए, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कहने पर ही पूना क्षेत्र से एमआर जयकर ने त्यागपत्र दे दिया। और फिर आगे चलकर भीमराव अंबेडकर मुंबई प्रेसिडेंसी के पूना क्षेत्र से फिर से संविधान सभा के सदस्य बन पाए। आप देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान के निर्माण में कितना अहम रोल था
कि जब वे संविधान सभा के सदस्य नहीं रह पाए तो संविधान निर्माण का काम बाधित होने लगा था, संविधान निर्माण का काम बाधित होने लगा था। और अतिशीघ्र संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद के पहल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फिर से संविधान सभा के सदस्य बन पाए और फिर से उन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने का काम किया। और जब आपको भारत के संविधान का निर्माण हो रहा था तो इस अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो इस अवधि के दौरान संविधान सभा के सदस्यों की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई। संविधान सभा के सदस्यों की कुल 11 बैठकें आयोजित हुई, 11 बैठक आयोजित हुई। और भारत के संविधान के निर्माण के क्रम में ही महात्मा गांधी का निधन हो गया। भारत के संविधान के निर्माण के दौरान ही, भारत के संविधान के निर्माण के दौरान ही महात्मा गांधी का निधन हो गया। और महात्मा गांधी के निधन होने के बाद संविधान सभा के सदस्यों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने का काम किया। और संविधान सभा की जब 7वीं बैठक आयोजित हो रही थी, संविधान सभा की कुल 11 बैठक आयोजित हुई थी, और उन 11 बैठकों में से जब संविधान सभा की 7वीं बैठक आयोजित हो रही थी, उस 7वीं बैठक के दौरान ही महात्मा गांधी को संविधान सभा के सदस्यों ने श्रद्धांजलि देने का काम किया। और 11 बैठक के अलावे संविधान को लेकर 3 वाचन हुए हैं। संविधान को लेकर 3 वाचन हुए हैं, जिसमें प्रथम वाचन की अगर आप बात करेंगे तो जो प्रथम वाचन है, 3 वाचन हुए हैं। जिसमें प्रथम वाचन की अगर हम बात करें तो जो प्रथम वाचन है वह 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच चला, 9 नवंबर 1948 के बीच चला। फिर द्वितीय वाचन की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला। और फिर तीसरा वाचन की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 संविधान सभा के द्वारा संविधान को लेकर के यही 3 वाचन आयोजित किए गए। और तीसरे वाचन के दौरान 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया। और जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया, तो इस संविधान में उस समय अगर देखा जाए तो इस संविधान में उस समय मूल तौर पर 395 अनुच्छेद था, 395 अनुच्छेद था, 22 गो भाग था, 8 गो अनुसूची था, 8 गो अनुसूची था, समझिएगा 8 गो अनुसूची था, 8 गो अनुसूची था। तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान की अगर आप बात करेंगे तो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूची हुआ करता था। जबकि वर्तमान के संविधान की अगर आप बात करेंगे तो वर्तमान के संविधान में 470 के आसपास अनुच्छेद है, 25 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है, 25 गो भाग है और 12 गो अनुसूची है। जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया तो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद था। उन 395 अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद, 395 अनुच्छेद में से 15 अनुच्छेद, जैसे अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7, 8, 9, 10, अनुच्छेद 60
अनुच्छेद 324, फिर अनुच्छेद 360, 366, 379, 380, 388, 391, 392, 393, ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। ये तमाम ऐसे अनुच्छेद है जो 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। मतलब जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू 26 नवंबर 1949 को हुआ था। भारत का संविधान आंशिक तौर पर लागू जो है आपको 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। लेकिन आगे चलकर भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ। भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू अगर देखा जाए तो पूर्ण रूपेण लागू हुआ है 26 जनवरी 1950। तो आखिरकार ऐसा क्या था, समझिएगा कि 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसे लागू 26 नवंबर 1949 को ही कर दिए जाने चाहिए। क्यों संविधान के मात्र 15 अनुच्छेद को लागू किया गया, बाद बाकी अनुच्छेद को नहीं लागू किया गया? और पूरे के पूरे संविधान की अगर हम लोग बात करें तो पूरे के पूरे संविधान को लागू किया गया है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी को ही भारत का संविधान क्यों लागू हुआ है, इतिहास पढ़ाते हुए भी हम आपको बताए थे और यहां पर भी आप जान लीजिए। तो देख रहे हैं आधुनिक भारतीय इतिहास से जुड़े हुए बहुत सारे चीज यहां पर जो है आपको देखने को मिल रहे हैं। और यही वजह है कि आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ाने के बाद पहले पॉलिटी ही शुरू किए ताकि चीजों को आप इंटरकनेक्ट कर सकें। देखिए आप सब लोग इस बात से अवगत हैं 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था आपको लाहौर में। बहुत देर से बेचारी सो रही थी। बढ़िया है, सोते रहिए। एक तो आप रेगुलर ना क्लास आते हैं, क्लास आते भी हैं तो सोते हैं, कैसे होगा बताइए, समझे? तब रिजल्ट नहीं होगा तो फिर कहिएगा रिजल्ट नहीं हुआ है। आपको तो कितना जिम्मेदार होना चाहिए जी, जिम्मेदारी के साथ आपको पढ़ाई करना चाहिए। चलिए, बेचारी बहुत देर से सो रही थी, एक नींद ले ली पूरा। क्या हुआ? उधर भी सो रहे हैं? हे भगवान, ठीक है सोइए। चलिए आइए अब देखिए, आपको जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान पूर्ण रूपेण लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ है। हुआ क्या था, 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ और इस लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उन्होंने लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया। मतलब उन्होंने इस प्रस्ताव को पारित किया कि अब कांग्रेस अंग्रेजों से आजादी लेकर रहेगा। और पंडित नेहरू ने यह घोषणा किया कि जब तक अंग्रेज भारत को पूर्ण स्वराज नहीं प्रदान कर देता है तब तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम लोग स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे। और भारत ने अपना पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 को मनाया और तब से लेकर आजादी मिलने तक प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया। लेकिन जब 1947 में 15 अगस्त को देश को आजादी मिली तो भारत अपना स्वाधीनता दिवस या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगा। और जब भारत अपना स्वाधीनता दिवस
या स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाने लगा, तो जो 26 जनवरी का तिथि था वह इतिहास के पन्नों में दबने लगा। तो संविधान सभा के सदस्यों ने यह तय किया कि 26 जनवरी के तिथि को इतिहास के पन्नों में दबने नहीं देना है, बल्कि इस तिथि का हमेशा महत्व बना रहे। इसी वजह से संविधान सभा के सदस्यों ने 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू करने की बात को सर्वसहमति से स्वीकार किया और फाइनली भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। और जब 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हो गया तो भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया। तो भारत लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना है। 26 जनवरी 1950 को बना है। और ठीक है, संविधान लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ, लेकिन संविधान सभा की जो अंतिम बैठक है वह 24 जनवरी 1950 को हुई। और 24 जनवरी 1950 को जो अंतिम बैठक हुई, उस बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए। उस बैठक में जो कई सारे निर्णय लिए गए, 24 जनवरी 1950 की बैठक में जो कई सारे निर्णय लिए गए, उसमें एक निर्णय यह लिया गया कि भारत का राष्ट्रगान जनगण मन होगा, भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम होगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे। ये सभी के सभी निर्णय 24 जनवरी 1950 को ही लिए गए। 24 जनवरी 1950 को ही लिए गए। तो इस प्रकार संविधान सभा की अगर आप बात करेंगे तो संविधान सभा ने भारत के संविधान के निर्माण कार्य को पूरा करने का काम किया। और इसके बाद भी संविधान सभा कुछ वर्षों तक अस्तित्व में रहा। 1950 से लेकर 1952 तक, 1950 से लेकर 1952 तक संविधान सभा भारत के अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। भारत के अंतरिम संसद के तौर पर काम किया। और फिर 1951-52 में लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर 1952 ईस्वी में नई सरकार का गठन हो गया। और फिर जो सरकार बनी थी पंडित नेहरू के नेतृत्व में, पंडित नेहरू की नेतृत्व वाली सरकार देश में शासन प्रशासन को चलाने का काम करने लगी। देश में शासन प्रशासन को चलाने का काम करने लगी। समझ गए? तो यही है। अब जो है आपको करना क्या है, तो आपको सबसे पहले कुछ चीजों को हमारे साथ याद करना है। और कुछ चीजों को सबसे पहले आप मेरे साथ याद कीजिए और उसके बाद जो है फिर आप पढ़िएगा और एक आध गो पॉइंट जो है हम आपको और लिखाएंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले आइए मेरे साथ आप याद कीजिए, समझे? आइए बोर्ड पे। चलिए बताइए, संविधान सभा ने संविधान निर्माण को लेकर कितनी बड़ी समिति और कितनी छोटी समिति का गठन किया? हाँ, 8 बड़ी और 13। संविधान सभा ने संविधान निर्माण को लेकर कितनी बड़ी और कितनी छोटी समिति का? 8 बड़ी और 13। चलिए ठीक है। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति। इन तीनों समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल। संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद आगे बतलाइएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों को लेकर गठित परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई। सरदार वल्लभ भाई। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष राजेंद्र। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है? प्रारूप समिति का गठन कब हुआ है?
प्रारूप समिति में कितने सदस्य? कितने सदस्य? पहला। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति का अध्यक्ष। प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य? प्रारूप समिति के दूसरे सदस्य? तीसरे सदस्य? चौथे सदस्य? पांचवें सदस्य? छठे सदस्य? किसके स्थान पर? बीएल मित्रा। सातवें सदस्य किसके स्थान पर? डीपी। एक बार फिर से, प्रारूप समिति में कितने सदस्य? प्रारूप समिति का अध्यक्ष और पहला सदस्य, दूसरा सदस्य, तीसरा सदस्य, चौथा, पांचवा, छठा, किसके स्थान पर आया था? सातवां सदस्य। सातवां सदस्य। चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बताइएगा, संविधान सभा की कुल कितने बैठकें हुई? 11। कितना बैठक? कितना बैठक? कितने वाचन हुए? कितने वाचन? प्रथम वाचन कब से कब? प्रथम वाचन कब से कब? द्वितीय वाचन कब से कब? द्वितीय वाचन कब से कब? तृतीय वाचन कब से कब? तृतीय वाचन कब से कब? और भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ है? 26 नवंबर 1900। भारत का संविधान बनकर तैयार कब हुआ है? तो भारत का संविधान 26 नवंबर को बनकर तैयार हुआ है। और यही वजह है कि 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता? 26। संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? क्या 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ प्रावधान लागू हुए थे? हाँ या ना? हुए थे ना? कितने अनुच्छेद लागू हुए? 15 ना? कौन कौन अनुच्छेद? आगे आइएगा। भारत का जो मूल संविधान था, भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद? कितना भाग? कितना अनुसूची? क्लियर है ये बात? भारत का संविधान पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ है? पूर्ण रूपेण लागू कब हुआ है? अच्छा, भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ? आए? क्योंकि 26 जनवरी को भारत ने 1930 ईस्वी में अपना प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। इसी वजह से भारत का संविधान 26 जनवरी को लागू हुआ। यह बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ गए? तो भारत का संविधान 26 जनवरी को ही लागू क्यों हुआ है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1900। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई है? 24 जनवरी 1950। इसके बाद आगे बताइएगा, भारत के राष्ट्रगान के तौर पर जनगण मन को कब स्वीकृति दी गई? 24 जनवरी 1900। भारत के राष्ट्रगीत के रूप में वंदे मातरम को कब स्वीकृति दी गई? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब बनाया गया? 24 जनवरी 1900। 24 जनवरी 1900। क्लियर है ये बात? चलिए दीजिए तो जी नोट, इसी में लिखिएगा। लिखिएगा अलग कॉपी में है, उसी में लिखना, उसी में लिखना। आप कौन सी में कॉपी में लिखते हैं आप? हाँ ठीक है, तब लिखिए तो एक आध गो पॉइंट कुछ लिखाते हैं। कितनों कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ छूटिए जाता है, समझे? पागल हो जाएंगे हम, समझे? ऐसे में हम सोचे ई नोट में कुछ हो छूटने नहीं देंगे,
कोई बात न है। लिखिए, भारत के मूल संविधान को हीलियम गैस में, हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है। अगर आप रेलवे का तैयारी करते हैं तो जरूर याद रखिएगा ये बात। हीलियम गैस में सुरक्षित रखा गया है। आगे, संविधान, नेक्स्ट पॉइंट, संविधान सभा ने अपनी 7वीं बैठक के दौरान संविधान सभा ने अपनी 7वीं बैठक के दौरान महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, भारत जब राष्ट्रमंडल का सदस्य राष्ट्र बना तो लोगों को यह आशंका होने लगा कि कहीं भारत फिर से ब्रिटेन का गुलाम नहीं बन जाए। कहीं भारत फिर से ब्रिटेन का गुलाम नहीं बन जाए, इस आशंका को दूर करते हुए के बाद इन्वर्टेड कोमा, राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। राष्ट्रमंडल की सदस्यता स्वेच्छा से ली गई सदस्यता है। भारत इसका परित्याग कभी भी कर सकता है।
भारत इसका परित्याग कभी भी कर सकता है। भारत इसका परित्याग कभी भी कर सकता है। एक और पॉइंट लिखिए, संविधान के मुख्य प्रारूपकार संविधान सभा का मुख्य प्रारूपकार एल.एन. मुखर्जी को बनाया गया था। एल.एन. मुखर्जी को बनाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने एक प्रस्ताव पारित किया कि संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। संविधान सभा भारत को एक संविधान बनाकर देगा। चलिए गुरुजी लोग अब अपना अपना नोट पलटिए। ऑनलाइन वाले लोग आप लोगों को भी बोल रहे हैं, अपना अपना नोट पलटिए। नोट पलटिए। इसमें कॉलम में जितना चीज है ना उसको एक बार याद करवाते हैं, समझे? क्या विचार? कॉलम में जितना चीज है सब महत्वपूर्ण है, इसको याद करवाते हैं। सबसे पहले संविधान सभा के को लेकर जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में किस पार्टी को कितना सीट मिला, सबसे पहले यही पलटे अपना अपना। संविधान सभा के गठन को लेकर जो चुनाव हुए उसमें सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी थी? कांग्रेस ना। सबसे बड़ी पार्टी कौन बनी? कांग्रेस को कितना सीट मिला? कांग्रेस को कितना सीट? मुस्लिम लीग, यूनियनिस्ट मुस्लिम पार्टी, यूनियनिस्ट शेड्यूल कास्ट, कृषक प्रजा पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, सिख, कम्युनिस्ट पार्टी और स्वतंत्र कितने? 8 ना। अब संविधान सभा में हर समुदाय के लोग थे ना, हो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब ना थे, तो संविधान सभा में हिंदू समुदाय के लोगों की संख्या, हिंदू समुदाय, मुस्लिम, अनुसूचित जाति, भारतीय ईसाई, पिछड़ी जनजाति, सिख, एंग्लो इंडियन, पारसी,
महात्मा गांधी संविधान सभा में शामिल थे? नहीं ना। संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी? महिला सदस्य पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वां, 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं, 15वीं। एक बार फिर से, संविधान सभा में कितना महिला सदस्य? पहला नाम, दूसरा नाम, तीसरा नाम, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। चलिए अब आइए बड़ी और छोटी समिति के अध्यक्ष। ठीक है, आइए बतलाइए। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, प्रारूप समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार और अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष, प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों से समझौता करने वाली समिति, राज्यों से समझौता करने वाली, संचालन समिति का अध्यक्ष, संचालन समिति का अध्यक्ष, सदन समिति का अध्यक्ष, सदन समिति का अध्यक्ष, सदन समिति का अध्यक्ष, कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष, वित्त एवं कर्मचारी समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति का अध्यक्ष, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति का अध्यक्ष, प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का अध्यक्ष, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति का अध्यक्ष, प्रत्यायक समिति का अध्यक्ष, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति का अध्यक्ष, भाषाई प्रांतीय आयोग के अध्यक्ष, भाषाई प्रांत आयोग के अध्यक्ष, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति, प्रेस दीर्घा समिति का अध्यक्ष, नागरिकता पर तदर्थ समिति का अध्यक्ष, संघीय संविधान के लिए वित्तीय प्रावधानों समिति। भारत के राष्ट्रध्वज के तौर पर तिरंगा को कब स्वीकृति दी गई? कब स्वीकृति दी गई है? भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब लिया? भारत राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब लिया? राष्ट्रगान को कब स्वीकृति दी गई? राष्ट्रगीत को कब स्वीकृति दी गई? राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? क्लियर है? चलिए, इस प्रकार आपका चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो गया। ठीक है, अब आगे जो है कल से चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करेंगे। भारतीय संविधान की विशेषता होगा चैप्टर नंबर 3, वही होगा। अब जो है चैप्टर 1 में आप लोगों को जो डाउट था वो डाउट हमको मिला है, समझे? मिला है, हाँ मिला है। ऑनलाइन वाला है लड़का, इसी में ऑनलाइन वाला लिखा है तुम, क्या इसे टाइम कटवा जैसे काम किया है? ये तुम लिखा है? चलिए, पॉलिटी सुन लीजिए। पॉलिटी के चैप्टर 1 का डाउट हमको मिला है, कल हम आपको देख लेंगे और इसको क्लियर कर देंगे। अब सुनिए, अगले क्लास का आपका होमवर्क क्या है? अगले क्लास का आपका होमवर्क है पॉलिटी
चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थ्योरी को याद करके आना है। पॉलिटी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के थ्योरी को याद करके आना है, थ्योरी। कल चैप्टर 1 के डाउट को क्लियर कर देंगे, तब ऑब्जेक्टिव देंगे, तब ऑब्जेक्टिव देंगे। 2 4 5 डाउट है, 10 गो डाउट है हमको लगता है, उसको देख लेंगे कल, डाउट बता देंगे, तब ऑब्जेक्टिव देंगे। बात समझे हो? तो और हां, कल जब हम सवाल पूछेंगे, जो जवाब दे दीजिएगा उसको इनाम के तौर पर चॉकलेट देंगे, समझे? चॉकलेट देंगे इनाम के तौर पर, 10 रुपया वाला, ज्यादा महंगा न, ठीक है? अभी तो बहुत, 5 रुपया वाला, अच्छा ठीक है, 10 रुपया वाला, समझे? आए तो ठीक है। होमवर्क क्या है कल का पता चला? क्या है? पॉलिटी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का पूरा थ्योरी। फिर इसके बाद जो है तब आगे चल करके जो है फिर ऑब्जेक्टिव एक रोज दे देंगे, फिर आगे जो है बायोलॉजी में भी खत्म ही हो जाएगा, एक चैप्टर लगभग खत्म होना चाहिए, फिर बायोलॉजी का दे देंगे। आप देख रहे हैं हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं और होमवर्क के थ्रू जो है रिवीजन भी आपका होते जा रहा है। तो ये जो होमवर्क देते हैं आप चीजों का बार बार रिवीजन कर सके, इसी वजह से होमवर्क देते हैं। तो आप चीजों का बार बार रिवीजन करते रहिए, जितना ज्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना ज्यादा लाभदायक आपको आपके लिए होगा, समझे? तो कल का जो होमवर्क है दीजिए, चैप्टर नंबर 3, चलिए आज तो कुटाई होगा। चलिए आराम से बताइए, बेहिचक होकर के। आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है, बताइए? प्रति व्यक्ति, अपने मन से बोले, बैठ जाइए। ए चश्मा बोला, ए चश्मा, खड़ा होइए उधर, व्हाइट टी शर्ट, हाँ जोर से बोलिएगा, इधर आ जाइए, आगे आइए। समवृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? यूनेस्को, ब्रंटलैंड आयोग, एजेंडा 21, क्लब ऑफ रोम, क्लब ऑफ रोम। जाइए भागिए, चलिए। ए लड़की, खड़ी होइए तो, हाँ खड़ी हुई। सतत विकास से क्या तात्पर्य है? क्या बोल रहे हैं? पर्यावरण। सतत विकास से तात्पर्य है पर्यावरण। क्या है तात्पर्य? पर्यावरण। ऑप्शन, पर्यावरण तो ऑप्शन में हाइयो न है, एक नंबर की नमूना है। ऑप्शन अब कहां से? लड़की खड़ी होइए, घर पे पढ़ने के टाइम में पढ़ेगी ना। शांत रहिए। है लड़का, चश्मा वाला के बगल में व्हाइट टी शर्ट, आइए तो
आइए इधर आइए। पढ़ना लिखना 22:30। ए लड़की, ए खड़ी होइए। हाँ, जो सो रही थी आप ही को बोल रहे हैं। हाँ बताइए, आपसे है। मानव विकास की अवधारणा या मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? ऑप्शन न है। चलिए आप बताइए। राज्य स्तरीय मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य है? शांत रहिए। चलिए उधर है टकलू, उधर। हाँ हाँ, आ जाइए आ जाइए। हाँ तो अब तो बोलबे नहीं कीजिएगा, अब उसका वैल्यू थोड़े है, जब पूछे तब जवाब दीजिए, बाद में बोलिएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है? बढ़िया है। खड़ा होइए आप, बताइए। विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस वर्ष ब्रंटलैंड कमीशन नियुक्त किया है? बैठ जाइए। ए लड़का, ए इधर आइए, तो इधर आइए ना जी। अरे घड़ी वाला, हाँ आइए 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 ना, इधर आइए ना। बड़ी बुरा हाल है आप लोगों का। होमवर्क देकर पूछते हैं तब ये लोग को जो है नानी याद आता है। हम दादी याद तो सबको अभी दिला देंगे 2 मिनट में। इधर भी नहीं किसी खुरा किए थे जी, जवाब दे दी थी वो। नहीं वो है वो, हाँ यहाँ है। आइए जल्दी आइए ना जी, एकदम पैर में मेहंदी लगा के आते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को किस श्रेणी में रखा गया है? ठीक है जाइए, भागिए। रेड टी शर्ट आइए तो इधर। रेड टी शर्ट, नहीं नहीं इसको बुला रहे हैं, ये जो बीच में बैठे हुए हैं टूल पे। हाँ हाँ उसको बुला रहे हैं, आइए आइए। नहीं जी, आप अपने पीछे वाले को भेजिए ना। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन कौन सा संगठन करता है? ठीक है, रहिए खड़ा यहां पे। हे अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। हाँ बैठ जाइए। उधर खड़ा होइए, तो खड़ा होइए उधर। उधर आप ही को बोल रहे हैं। अरे उधर उधर, आप अपने पीछे वाले को दिखाइए ना। हाँ बताइए। आर्थिक विकास का आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा किस वर्ष किया गया? आर्थिक विकास का आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम का प्रतिपादन विश्व बैंक द्वारा कब किया गया? 1970 में किया गया है। कब किया गया? 1970।
तो आप कहां बोले? बोली थी जी। आवाज कहां सुनाई दिया हमको? अगल बगल वाली बोली थी जी? नहीं बोली थी? बोली थी। जोर से बोलना चाहिए आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन जवाब दीजिए। वैश्विक शांति सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर ऑप्शन सुनिए। संयुक्त राष्ट्र संघ, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच। 2 नंबर, बैठ जाइए। चलिए आप लोग का क्या किया जाए? आरती उतारा जाए? लाज शर्म होता है? हैं? पढ़ा लिखा कीजिए, समझ गए? भागिए, बैठ जाइए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद सभी लोगों का।